आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विद रमा में एक बार फिर से। आज हम करेंगे क्वेश्चन पीजीटी का जो 2003 का प्रश्न है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस चैनल का। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा इस चैनल को। शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, गंधर्व, ब्रह्मा, देव, प्रजापति विवाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंधर्व विवाह। इसका एक्सप्लेनेशन, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम गंधर्व विवाह है। शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह के प्रकार देखते हैं कि करके ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आस विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार का विवाह था जो आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, औद्योगिकरण, व्यक्तिवादिता, उच्च शिक्षा, उपयुक्त में से सभी। तो व्यक्तिवादिता के वजह से ही आजकल परिवार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। यह व्यक्तिवादिता के फलस्वरूप होता है। व्यक्तिवादिता एक नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति आत्मनिर्भरता पर बल देता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का घर बार से कैसा संबंध है? तो व्यक्ति का घर बार से प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष, आंशिक या काल्पनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष तौर पे व्यक्ति का परिवार से संबंध होता है। परिवार का संबंधित सदस्य के मध्य अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। परिवार की परिभाषा है, एक परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि एक ही छत के नीचे और रक्त से संबंधित होते हैं और स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक किस्म की चेतना का अनुभव करते हैं। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसका परिभाषा है। अगला प्रश्न है, संस्कृति हमारे सोने तथा रहने के ढंग से है। दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज का है। यहाँ टाइपिंग एरर है, आप लोग सही कर लीजिएगा। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्कृति को परिभाषित किया गया है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो ये सभी मूल्य भारतीय नर नारियों के लिए सर्वोच्च माना गया है। भौतिक, धार्मिक, मानसिक, ये सभी मूल्य सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक। तो व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है, इन चारों ऑप्शन से कौन सा सही है? तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नलिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रचना, शारीरिक रसायन, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य? रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन। बाह्य शारीरिक रूप, यहाँ बाह्य की जगह बाह्य होगा। बोलने की क्षमता या इनमें से सभी। तो पहला ऑप्शन सही जाएगा। रुचियां, योग्यता और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन ही व्यक्तित्व का तात्पर्य होगा। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? तो ऑप्शन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। शिक्षा समस्या हो नहीं सकता, स्वास्थ्य समस्या भी नहीं होगा, आवाज की जगह यहाँ आवास रहेगा। आवास समस्या भी नहीं हो सकता, तो यौन उत्पीड़न की समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए जल्द से जल्द। जॉन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जॉनसन के अनुसार प्रौढ़ावस्था विकास की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसका परिभाषा है? तो स्टर्न महोदय जी का परिभाषा है ये। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये केवल व्यक्तियों में पाया जाता है, अन्य किसी प्राणियों में नहीं। इसीलिए व्यक्ति को हमें बुद्धिमान वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयास से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरविलास जी, शारदा जी। 1929 में हरविलास शारदा महान समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 सितंबर 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई, जिसके बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 6 महीने बाद 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, मैकाइवर, मार्टन। बोगार्ट्स गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मैकाइवर ने ही एक विवाह को भी विवाह का आदि स्वरूप माना है। इनके हिसाब से एक ही विवाह होता है। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? तो हिंदू विवाह के 8 स्वरूप माने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मा विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। ये सारे विवाह का आप लोगों को मीनिंग और कब होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? अत्यधिक धन की उपलब्धता, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना या पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो हो जाएगा आखिरी जवाब पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। यदि रिश्तों के बीच समायोजन नहीं होगा तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, इसीलिए समायोजन हर एक रिश्ते के लिए आवश्यक है। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या पड़ोसी पर। तो यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। माँ बाप के बीच जब झगड़ा लड़ाई होता है तो बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे असामान्य सा व्यवहार करने लगते हैं, वो मानसिक रूप से धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या शारीरिक प्रक्रिया। तो गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। तो वेतन, व्यापार, पेंशन। यहाँ सही जवाब हो जाएगा शिक्षा सुविधा। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उन्हें समृद्ध बनाना। यह कथन किसका है? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल का, डॉक्टर जॉन डीवी का या M.K. जायसवाल का या डॉक्टर जॉन बियर बघेल का? तो डॉक्टर जी.के. जायसवाल का ये परिभाषा है। इनके अनुसार परिवार नियोजन का कार्य उद्देश्य है मानव जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता बल्कि उसके जीवन को समृद्ध बनाता है जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आज स्त्री धन है, ये किसका कथन है? तो हेनरी मैन का है। ये यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है, हेनरी मैन का है। हेनरी मैन। अगला प्रश्न है, रोगी की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन या पोषण की कमी को दूर करना। सामान्य इसमें से बताना है कि कौन सा व्यवस्था है जो रोगी के आहार के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वादिष्ट भोजन देना रोगी के लिए आवश्यक नहीं होता। उसे संतुलित भोजन पोषण की कमी को दूर करना होता है और सामान्य पोषण को संतुलित करना होता है जिससे रोगी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। अगला प्रश्न है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुपोषण में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और कार्बोहाइड्रेट की। ज्वर किस रोग में नहीं आता है? इसका आंसर बाद में मैं खोज करके बताऊंगी क्योंकि इसका सही जवाब मिला नहीं अभी तक मुझे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रवासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है। प्रवासी रक्तहीनता में अस्थि मज्जा, हड्डियां, मांसपेशियां या रक्त क्या
नष्ट हो जाता है तो हमारा बोन मैरो नष्ट होने लगता है धीरे धीरे। अस्थि मज्जा प्रणाली रक्तहीनता की स्थिति में नष्ट हो जाती है। अस्थि मज्जा गुर्दे के समान मृदु उत्तक है जो सब अस्थियों के स्पंजी भाग के अवकाशों में, लंबी अस्थियों के मध्य नलिका की गुहा में और बड़े आकार की हेवस नलिकाओं में पाया जाता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं से भरी होती है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं या प्लेटलेट्स में विकसित करती है। प्राणी रक्तहीनता शरीर में विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है जिसमें शरीर के द्वारा विटामिन B12 के अवशोषण में आरबीसी का निर्माण बाधित हो जाने के कारण बाधा उत्पन्न होता है। तो हमारे लिए विटामिन B12 अत्यंत आवश्यक है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हैं विटामिन B12 के बारे में डिटेल। अगला प्रश्न है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का समय क्या है? तो इनके अनुसार जन्म से 2 सप्ताह तक माना गया है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, वह अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं वे कौन से हैं? तो अमोनिया साइनाइड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जल को दूषित करने का कार्य करते हैं। अपमार्जक ऐसे पृष्ठ सक्रिय पदार्थ हैं जिनके तंतु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। यह प्रायः एल्कल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं। अपमार्जक जो कठोर जल में धुलाई का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 21 जनवरी 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित किया गया। पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों, उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अब वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। इनमें से किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति या जनजाति से होना संबंधित अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख आवश्यकता। ये सभी जवाब सही हैं। गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य विकास, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती स्त्री को कितना अतिरिक्त कैलोरी लेना चाहिए? जितना सामान्य व्यक्ति लेता है उससे कितना अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो गर्भवती स्त्री को सामान्य से 300 अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके अंदर एक नवजात शिशु भी पल रहा था, उसे भी आवश्यकता होता है ऊर्जा का। अपरिपक्व शिशु वह कहलाते हैं जिनका वजन 2 किलो होता है, वे अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। नाल छेदन के समय गर्भकाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो 4 इंच की दूरी पे बांधना चाहिए। अस्थायी दांतों की संख्या पूछा गया है, तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान नहीं कराना चाहिए। माँ कार्य में व्यस्त हो, तब माँ सो रही हो, माँ को संक्रामक रोग हो, रात्रि में जब शिशु सो रहा हो, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। माँ को यदि कोई संक्रामक रोग है तो इसमें बच्चे को भी संक्रामक रोग होने की संभावना होती है, बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होता है। इसलिए माँ जब किसी रोग से संक्रमित होती है तो उसे अपने शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। माँ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है पौष्टिक भोजन के बारे में, शिशु की देखभाल के बारे में, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के उपाय, उपयुक्त सभी जवाब सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शिशु या माता की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर
घर पर माह में एक बार शिशु विशेषज्ञ से मिलना या जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करना। इसका सही जवाब हो जाएगा जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करना। ये सबसे उपयुक्त आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है, माता एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं। माता और शिशु के लिए कल्याणकारी योजनाएं केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पे भी है, स्थानीय स्तर पे भी है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता पे भी है। इसका सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, इतना ही सा क्वेश्चन है। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ की स्थापना आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के में जो नष्ट और राष्ट्र के बच्चों को खाना पीना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क राम भगत द्वारा निर्मित है। वर्तमान में इसकी मुखिया वेन वेनमन है, जो यूनिसेफ विभिन्न देशों के लिए है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम बताइए। तो 4 बुक्स दिए गए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्टडी, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ का की जगह ऑफ होगा, सोशियोलॉजी डिक्शनरी। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। निम्न में से अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो एक अनुभव वास्तविक है, वस्तुनिष्ठ है, या मुख्य तटस्थ है, या अनुमान तटस्थ है। तो ये मुख्य तटस्थ हो जाएगा। फिर आता है, बगनासा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सभी कारक हैं। व्यक्ति के पास आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, सामाजिक दायरा अच्छा होना चाहिए और प्राकृतिक अच्छा होना चाहिए। सभी फैक्टर बगनासा उत्पन्न करने वाले कारक है, यदि इनकी कमी होती है तो। अगला प्रश्न है, निरंतर बगनासा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतोषी व्यवहार का हो जाता है तो गलत है। इच्छा कल्पनाएं करना बंद कर देता है, गलत है। व्यक्तित्व विघटित होने लगती है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? तो परिवार शब्द जो है बना है फैमुलस से बना है। परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? तो परिवार निम्न में से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक समूह में परिवार आता है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, इसी तरह से निर्माण होता चला जाता है एक क्रम से। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्ध के उपरांत जीत कर लाई जाती हैं, वह विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह, पिशाच विवाह या राक्षस विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये राक्षस विवाह में ही ऐसा होता है कि स्त्रियों को युद्ध में जीत करके लाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सूक्ष्म जीवित इकाई कौन है? ऊतक है, कोशिका है या तंत्रिका है, इनमें से सभी। इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो कोशिका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका सजीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वो छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, असंख्य में छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोष रखा गया, जिसका श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विल्सन या जॉन डीवी यहाँ होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक जी को जाता है इसका श्रेय। अगला प्रश्न है, शरीर में अस्थियों की उपयोगिता क्या है? तो उपयोगिता है क्योंकि यह शरीर की आकृति तथा गति प्रदान करते हैं, शरीर के भीतर की कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी शरीर के अस्थियों की उपयोगिता है। शरीर की आकृति और गति प्रदान करना, कोमल अंगों की सुरक्षा, शरीर की दृढ़ता बनाए रखना, सभी उपयोगिता है। अगला प्रश्न है,
खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, ये बताना है। तो 22 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पेशी के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? तो कंडराओं के द्वारा बंधे रहते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। पेशी के सिरे को अस्थियों का उपास्थियों से जोड़ने का कार्य कंडराओं द्वारा किया जाता है। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूती डोरी की जैसी संरचना होती है इसका, जो गहन पेशियां अथवा पेशी के चारों ओर स्थित एपिमाइसियम का विस्तार है। अगला प्रश्न है, शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 100, 200, 5 से 600, 50 से 100 या 2 से 300। इसका सही जवाब हो जाएगा 500 से 600 की लगभग मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसको आहार नाल कहते हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए। लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, स्टार्च। तो टाइलिन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ये सबसे इजी है, कार्बोज। अगला प्रश्न है, धान के कूट जाने से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है? तो धान में जो होता है थायमिन और निकोटिनिक पोषक तत्व खत्म हो जाता है। हमें संतुलित धान के कूट जाने से उसके छिलके में मौजूद थायमिन, विटामिन B1 तथा निकोटिन एसिड, विटामिन B5 नामक प्रमुख पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। थायमिन, विटामिन B1 एक जल में घुलनशील विटामिन है और ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च के चयापचय में सामान्य वृद्धि के रखरखाव और तंत्रिका आवेगों के लिए सहायता करती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा और अतिसार नामक रोग की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मादक पदार्थ कौन सा है? तो अफीम हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, वह अंग जो रक्त के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं? उत्सर्जी अंग है जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय में लगभग कितना मिलीग्राम मूत्र एकत्र हो जाता है? तो 200 से 250 मिलीलीटर। WBC किस आकार का होता है? गोल, चपटी या अनियमित? तो अनियमित आकार का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रुधिर की शुद्धि फुफ्फुस में होती है, हृदय फुफ्फुस भाग में। अगला प्रश्न है, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। प्रश्वसन, निश्वसन या प्रक्षेपित यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्राशेषित श्वसन हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो 4 सेकंड का समय लगता है। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन एक प्रकार की तंत्रिका है या तंत्रिका कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य है या सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका या पतले धागे का जाल है। इसमें से कौन सा सही है? तो ये सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की जो तीनों झिल्लियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है? मेनिन्ज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को क्या कहते हैं? दोष लिख दिया गया है, दोष को क्या कहेंगे? दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोष या कलर ब्लाइंडनेस? तो कलर ब्लाइंडनेस सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोकलिया की रचना किस प्रकार की होती है? तो ये लंबी गुहा के रूप में होती है, टेढ़ी मेढ़ी या एक सर्पिल
सर्पिल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्पिल ट्यूब के समान होती है। अगला प्रश्न है स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो इसमें से शुक्राणु स्त्री प्रजनन नहीं है, बाकी सारा स्त्री प्रजनन अंग है। अगला प्रश्न आता है हार्मोन की उपयोगिता हमारे शरीर में क्या होती है, तो हार्मोन की उपयोगिता शरीर को स्वस्थ, वृद्धि और सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देती है। नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? लुटेनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, कौन सा? तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है नलिका विहीन ग्रंथि कौन से हैं? नलिका विहीन ग्रंथि है एड्रिनल है, प्यूस है, थाइमस है, सभी हैं जो नलिका विहीन ग्रंथि हैं। सभी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, तो सभी स्वास्थ्य के संदर्भ में इसका महत्व हमारे जीवन में है। शरीर और मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक या उत्तम या पूर्ण स्वास्थ्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वास्थ्य। भूमिगत जल में कौन सा लवण पाया जाता है? भूमिगत जल में कौन सा लवण पाया जाता है जो जल को बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम के द्वारा ही बहुत से चर्म रोगों को दूर किया जा सकता है। सोडियम नहीं, गंधक हो जाएगा, सॉरी गंधक। अगला प्रश्न है रोगी वॉक किसे कहते हैं? रोगी वॉक यहाँ गलत लिख दिया गया है, रोगी वाहक। जो मान लीजिए हमको कोई संक्रामक रोग हुआ है, मैं दूसरे को ट्रांसफर कर रही हूँ, उसी को रोगी वाहक कहते हैं। तो रोगी वाहक जो रोगी होते हैं उसमें रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, वे रोगी जो लक्षण प्रकट नहीं करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, उसी को रोगी कैरियर भी कहा जाता है। जल तथा भोजन को किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? मक्खियों के द्वारा अधिक संक्रमित होने की संभावना रहती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।